और हमें पता है एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब इट विल लीड टू हाई, वेरी हाई स्टेबिलिटी इन द कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक से अच्छा तो कुछ नहीं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई इस कंपाउंड को, स्वर्ग मिल गया इसको। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गया, उससे ज्यादा स्टेबल और कुछ नहीं। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में 3 एरोमेटिक रिंग है, सेकंड में 6 एरोमेटिक रिंग है, दैट मींस सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, दिस विल द स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस विल बी एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो मान लिया सपोज ऐसा कंपाउंड है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। सपोज मान लिया ऐसा कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड है। बताइए इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन किधर? आपसे पूछा है एसिडिक हाइड्रोजन किधर। अगर आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, तो आप क्या बोलेंगे? तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब पता होगा आपको, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड वो होते हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ रिलीज करते हैं। तो इस कंपाउंड में कोई ऐसा H दिख रहा है जो हाईली एसिडिक, मतलब जो फटाफट रिलीज हो जाएगा, जल्दी से रिलीज हो जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो इजीली रिलीज हो जाए। बताइए कौन सा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में एसिडिक है? ऐसा हाइड्रोजन जो निकलने के बाद कंपाउंड को स्टेबिलिटी दे, ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा जो सेंटर पे प्रेजेंट है, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा? इसको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों बोलेंगे इसको एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकलता है, इस हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी बहुत ही अच्छी होगी। वाटर में जैसे इस कंपाउंड को डालेंगे, इस कंपाउंड का जो सेंट्रल हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है जो एसिड्स क्या होते हैं, जो इजीली H+ फर्निश करते हैं, जो इजीली H+ लूज कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड में जो सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन होगा। मतलब अगर हमें एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा हाइड्रोजन जो निकलने के बाद जो आपका एनायन बन रहा है वो स्टेबल हो जाए। कंपाउंड अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, अगर उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है, एनायन यही बन रहा है ना, अगर कंपाउंड स्टेबल हो जाए तो उस हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्या ये हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी है, लूज करने की टेंडेंसी है, रिलीज होने की टेंडेंसी? हाँ, बहुत अच्छी टेंडेंसी है। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कंपाउंड को क्या बना देगा? एरोमेटिक बना देगा। जो अंदर वाले रिंग है उनको एरोमेटिक बना देगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए। इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। दिस इज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? सपोज वाले जेड कोई आपका ग्रुप है और उससे H लगा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को एसिडिक बोलेंगे अगर इफ जेड इज इक्वल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, sp कार्बन, sp कार्बन। ओके, इस तरह से लिख लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, या फिर लिख सकते हैं sp कार्बन और सल्फर, और इस टाइप का अगर आपको ग्रुप हो जाए जिसमें आपका एरोमेटिक बन जाए, जैसे ये हाइड्रोजन आपका, इसमें ये जो हाइड्रोजन है जो निकलने के बाद आपको कंपाउंड क्या बन जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एरोमेटिक हो जाएगा।
तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है? मतलब एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन्स। Hydrogen attached to more electronegative atoms are called acidic hydrogens. Like oxygen से attach hydrogen, nitrogen से attach hydrogen, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में पता है sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, या फिर कोई ऐसा हाइड्रोजन जो निकलने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब ऐसे हाइड्रोजन जिनके रिलीज होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन। राइट, बात समझ में आ रहा है? इतनी बात। जैसे हम लोग एक कंपाउंड इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, आइडेंटिफाई एसिडिक हाइड्रोजन इन जैसे आपको बताना फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन बताना है, एसिटिक हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड में आपको एसिडिक हाइड्रोजन बताना है, बेंजोइक एसिड में आपको एसिडिक हाइड्रोजन बताना है। आपको अंडरलाइन करना है विच हाइड्रोजन इज एसिडिक। ओके, H2S में आपको एसिडिक हाइड्रोजन बताना है। बताइए इसमें एसिडिक हाइड्रोजन किधर है? फर्स्ट वाले में। फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन किधर है बताइए? टॉप नहीं, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा। मतलब जब फिनॉल को आप वाटर में डालेंगे, फिनॉल को जब आप वाटर में डालेंगे तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन वो आपका निकल जाएगा, और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन किधर है? और एक और बात होती है, एसिडिक हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, क्या वो स्टेबल होगा? उसमें कोई ऐसा फैक्टर है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है उसमें? व्हाट इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन दिस? यू विल से दैट रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कॉन्जुगेशन में होगा, और हमें पता है कि रेजोनेंस क्या करता है कि आयन को स्टेबलाइज करता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने के दो तरीके, एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उनको एसिडिक बोलते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ऐसे हाइड्रोजन जो निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं? दिस फिनॉक्साइड आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड फिनॉल। कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है किसी भी एसिड से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, जो एनायन बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? अगर वो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, जो एनायन बन रहा है, वो स्टेबल है, तो हम लोग बोलेंगे वो एसिडिक हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? जैसे एसिटिक एसिड में बताइए कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? दिस हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड टू कार्बन? नो, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की तो सेम होती है। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? ये कार्बोक्सिलिक, जो OH से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। अब यहाँ पे देखो, जब एसिटिक एसिड का जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या बनेगा? एसिटेट आयन बनेगा। एसिटेट आयन में क्या कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है? क्या ये कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा? हाँ स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, मतलब क्योंकि ये हाइड्रोजन निकलने के बाद जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो स्टेबल है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, मतलब जल्दी से निकल जाएगा। अगर कंपाउंड स्टेबल, अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा इसका मतलब फटाफट H+ निकल जाएगा। क्या इसके इस H के निकलने की टेंडेंसी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये अगर H निकलता है तो जो कंपाउंड बन रहा है वो स्टेबल है, इसका मतलब इसकी H निकलने की टेंडेंसी है। और जो H निकलने की टेंडेंसी, जिस कंपाउंड से H इजीली निकल सकता है उसी कंपाउंड को हम लोग एसिड बोलते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से H निकल जाता है, रिलीज हो जाता है इजीली।
राइट। सिमिलरली बेंजोइक एसिड में बताइए, बेंजोइक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन किधर है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। CH3SH में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, विच इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, ठीक है। इसे कहना है एसिटाइलिन में, एसिटाइलिन में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, जो sp कार्बन से अटैच है, मोर इलेक्ट्रो, sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है sp कार्बन की, ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा। सिमिलरली इस कंपाउंड में बताइए, जैसे ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। इस कंपाउंड में बताइए आइडेंटिफाई एसिडिक हाइड्रोजन, विच हाइड्रोजन इज एसिडिक, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन होंगे, इधर भी कुछ हाइड्रोजन होंगे, इसको बी मान लेते हैं, हिडन हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हिडन हाइड्रोजन होगा, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। विच हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो आप देखो ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जो निकलने के बाद कंपाउंड स्टेबल हो जाए, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो अगर अगर आपका निकल रहा है, हाइड्रोजन ए निकल रहा है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, एरोमेटिक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, HA इज एसिडिक, बात समझ में आ रहा है, HA इज एसिडिक, HB एंड SC आर नॉट एसिडिक, HA इज एसिडिक। क्योंकि देखो कौन से हाइड्रोजन के रिलीज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, HA की, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अगर आपका H हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो स्टेबल है तो उसकी टेंडेंसी होगी जल्दी से रिलीज होने की, अगर स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी नहीं होगी। ये बात समझ में आती है, अगर स्टेबल हो रहा है कंपाउंड, हाइड्रोजन निकलने के बाद कंपाउंड स्टेबल हो रहा है तो अच्छी टेंडेंसी है उसकी H निकलने की। यहाँ तक बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, एसिडिक हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो हमने GOC2 में फर्स्ट जो आपका देखा था, हमने कार्बोकेटायन के बारे में स्टडी किया, रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी किया, देन कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, आज का टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कुछ आपको जेई में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे और उनका आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कंपाउंड लेस एसिडिक होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ को देखो, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिस एसिड का Ka ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो जिस एसिड का, सपोज मान ले कोई एसिड है Ha, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस प्लस A माइनस में, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है, K की वैल्यू हाई है, इसका मतलब उसका आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, और अगर आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो इजिली H प्लस लूज कर सकता है, और जो इजिली H प्लस लूज कर सकता है उसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो मोर द K वैल्यू मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग आर्हीनियस एसिड्स की बात करेंगे, आर्हीनियस एसिड्स। आर्हीनियस एसिड्स क्या होते हैं, which release H plus ion in water। ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयोन वाटर में रिलीज करते हैं उनको आर्हीनियस एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HBr, HBr एक बहुत ही अच्छा एसिड होता है, जैसे ही आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिप करेंगे, वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा तुरंत, H प्लस एंड Br माइनस। मतलब ये क्या करेगा, वाटर में H प्लस प्रोड्यूस करेगा, वाटर में जाने के बाद ब्रेक करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग HBr को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में H प्लस प्रोड्यूस करते हैं उनको आर्हीनियस एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स,
ऑर्गेनिक एसिड्स आर Arrhenius acids, not Lewis acids. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जितने भी हाइड्रा एसिड्स होते हैं, जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं लाइक HCl, HBr, HI, जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये सब होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता है, ये सभी हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब जिस ऐसे कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल जिसमें OH ग्रुप होता है, फिनॉल, एल्कोहल, CH3OH, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, और उसमें से भी एसिडिक कौन होता है? जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, या फिर OH, इस तरह से OH ग्रुप आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो आर्हीनियस एसिड होता है, क्योंकि ये H+ लूज करते हैं, ये सभी H+ लूज करेंगे। कौन सा H+ लूज करेंगे? यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये H+ लूज करेंगे। ठीक है, ओके। दे आर नॉट लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड जनरली लेविस एसिड होते हैं। जैसे लेविस एसिड में क्या होता है आपका? AlCl3, BF3, ये सब लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और लेविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो H+, उनकी टेंडेंसी होती है H+ लूज करने की। ऑर्गेनिक एसिड्स को एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो H+ लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। उनको एसिड इसलिए नहीं बोला जाता कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? तो ऑर्गेनिक एसिड्स लेविस एसिड नहीं होते हैं, वो आर्हीनियस एसिड होते हैं, मतलब वो वाटर में H+ लूज करेंगे। उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते। दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड बिकॉज ऑफ देयर आर्हीनियस नेचर, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू लूज H+ आयोन इन वाटर। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो इस टाइप के आपको ऑर्गेनिक एसिड में इस टाइप के आपको कंपाउंड नहीं मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑक्सीजनस कंपाउंड्स। ऑक्सीजनस कंपाउंड्स, ऑक्सीजनस कंपाउंड्स का मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। जनरली जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन जरूर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, फिनॉल के अंदर भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, और जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक होता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑक्सीजनस कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। यू कैन सी दीज एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक बेसिस, बेसिस की बात कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक बेस होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अब देखो, वैसे तो बेस का डेफिनेशन क्या होता है? आर्हीनियस बेस का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें OH होते हैं, जो वाटर में जाने पे OH- रिलीज करते हैं, जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब इनऑर्गेनिक बेसिस है जो OH- लूज करते हैं। बट ऑर्गेनिक बेसिस कौन होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो, जिनमें NH2 ग्रुप होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप होता है, जैसे एनिलीन। एनिलीन के अंदर, एनिलीन एक बहुत ही अच्छा बेस होता है, इसको ऑर्गेनिक बेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? नाइट्रोजन NH2 ग्रुप होता है। ऐसे कंपाउंड जो जिसमें NH2 ग्रुप है वो बेस, उनको बेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बताएंगे, ऑर्गेनिक बेस बोलते हैं उनको। लाइक CH3NH2, ये भी आपका एक बेस है, ऑर्गेनिक बेस है, राइट? एनिलीन, CH3NH2,
और RNH2 कोई भी RNH2 बोल सकते हैं, ये सारे क्या है बेसेस है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, मींस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, क्या ये बोल सकते हैं। और बेसिक नेचर किसकी वजह से, बेसिक नेचर किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ NH2, बिकॉज ऑफ NH2 दे हैव बेसिक नेचर। अब इसको बेसिक NH2 होने से बेसिक नेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर इलेक्ट्रॉन, लेविस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्या एनिलीन के अंदर कोई ऐसा लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, लेविस बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। सपोज कोई H+ आया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल। तो ये जो आपके बेसिस है इनको बेस क्यों बोल रहे हैं, इनको बेस क्यों बोल रहे हैं, क्या ये OH- लूज करेंगे इसलिए बेस बोल रहे हैं, नहीं, इसको बेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो रखते हैं उनको लेविस बेस बोलते हैं, आर्हेनियस बेस नहीं बोलते। हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इनमें इनको बेस इसलिए बोला है बिकॉज ऑफ NH2, because they have lone pair electron and they can donate their lone pair electron to other electron deficient centers, right? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सपोज मान लिया आपके पास 2 एसिड्स है HA एंड HB, 2 एसिड्स है, HA को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, HA को वाटर में डिसॉल्व किया और HB को भी वाटर में डिसॉल्व किया। हमें कंपेयर करना है कि कौन सा HA और HB में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो HA का वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये H+ लूज करेगा और वाटर क्या करेगा, इसके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, यहाँ से A- बन जाएगा प्लस H3O+ बन जाएगा। बंगा ये क्या कर रहा है, यस बंगा, यस बंगा क्या प्रॉब्लम है बताओ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसिड है, और एसिड एसिड जब H+ लूज करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, A- को बोलेंगे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका HB है वाटर में जाने के बाद H+ लूज करने के बाद क्या बनेगा, B- प्लस H3+ बन जाएगा, तो B- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HB, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ HB। अब हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज मोर HA एंड HB, विच इज मोर एसिडिक, ओके। कैसे कंपेयर करेंगे, तो मान लिया हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सपोज A- मोर स्टेबल है, A- आपका मोर स्टेबल है, और जो B- है जो HP का कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है, ओके। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि A- मोर स्टेबल है, B- लेस स्टेबल। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है इन दोनों में से, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा जो इजीली H+ लूज कर सके, कौन इजीली H+ लूज कर सकता है, HA और HB में से किसकी ज्यादा टेंडेंसी है H+ लूज करने की, H+ वही लूज करेगा जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ रहा है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा A और B में से, इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा, मतलब कौन से रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, किस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, किस रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बताना मुझे एक बार, कौन से रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ए वाले के होने के चांस, फर्स्ट रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल मतलब जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा, और सेकंड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम स्टेबल है मतलब ये थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा, मतलब इसका रेट कम होगा सेकंड वाले का। इतनी बात समझ में आ रहा है, फर्स्ट रिएक्शन फास्टर होगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, सेकंड रिएक्शन स्लोअर होगा। अब जो एसिड जितना ज्यादा इजीली H+, जितना फास्ट H+ लूज कर दे वो उतना ही अच्छा एसिड होता है,
तो इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो फास्टर है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट वाला जो HA होगा, HA इज मोर एसिडिक। वी कैन कमेंट लाइक दिस, HA इज मोर एसिडिक, more acidic than HB, or we can say that Ka of HA will be greater than Ka of HB। Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं मैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंपाउंड, अगर दो कंपाउंड की को हमें कंपेयर करना कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base। acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base, or we can say that stability of anion। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे यहाँ पे देखो इस फर्स्ट वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ज्यादा है H+ लूज करने की, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा H+ लूज करने की, मतलब H ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब अगर आपको सपोज 3 एसिड्स दिया है और उनमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो आपको क्या करना है, उन तीनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, और अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा तो Ka बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF। बताइए इन सभी में से मोस्ट एसिडिक कौन होगा और लीस्ट एसिडिक कौन होगा? तो क्या करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करना है, इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है किसी भी एसिड से H+ निकालने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे NH2- बन जाएगा, यहाँ पे OH- बनेगा और यहाँ पे F- बनेगा। इन सभी का मैंने कॉन्जुगेट बेस लिख दिया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए पहला काम क्या करना होता है? फर्स्ट thing you have to do that you have to write conjugate base of all the acids। अब इन जो conjugate base आपने बनाया है, इन conjugate base में से जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन और इधर फ्लोरीन पे नेगेटिव, हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये है, ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कि HF आपका इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक है और CH4 सबसे लीस्ट एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक है। अब यहाँ पे देखो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट सेम है, क्या इसमें कोई पोलराइजेशन होने के चांसेस है? नहीं। और जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा तब तक ये बॉन्ड कैसे मिलेगा? क्या CH4 का H निकल सकता है? क्या उसकी टेंडेंसी है इजीली निकलने की? नहीं, बहुत ही कम टेंडेंसी है। CH4 तो बिल्कुल ही एसिडिक नहीं होता है। HF में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पोलैरिटी क्रिएट होगा और F जल्दी से निकल जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि HF ज्यादा एसिडिक है। सेकेंड देखते हैं हम लोग। इसको बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, ये एक पॉइजनस गैस होती है। फॉस्फीन इज ए पॉइजनस गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड HCl। तो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। तो ये कॉन्जुगेट बेस बनाया मैंने Cl-। अब इसमें क्या किधर मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, थर्ड पीरियड में मूव कर रहे हैं ना। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। इनमें से सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो क्लोरीन Cl- सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है आपको उसका कॉन्जुगेट बेस लिख लीजिए और कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर ऑन विच एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड इज size of atom. More the size of atom, more will be the stability of conjugate base, more will be acidic strength. जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं HF, HCl, HBr, HI। इसे बताना कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस लिख लेंगे इधर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस लिख दिया। अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि ये सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं है, ये डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट है। और इन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप साइज के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। जिस एटम की साइज ज्यादा होती है, बड़े साइज वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा? I माइनस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो I माइनस अगर ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब HI जल्दी से H प्लस लूज कर देगा और I माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब HI के H प्लस लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। HF का जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी बहुत ही कम है H प्लस लूज करने की, तो कम टेंडेंसी है, इसका मतलब लेस एसिडिक है। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पे कौन से पीरियड में जा रहे हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप 16 के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे टॉप टू बॉटम, जो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव या सल्फर या सेलेनियम या टेल्यूरियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो टेल्यूरियम की साइज ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वाले कंपाउंड बताना। NH3, PH3, ASH3, SbH3, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसमें भी वही ऑर्डर होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वही ऑर्डर होगा। जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे
तो एंटीमनी के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर हम लोग लिखेंगे। थर्ड फैक्टर on which acidic strength depends is hybridization of atom। एसिडिक स्ट्रेंथ हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, बट हाइब्रिडाइजेशन किसका देखेंगे, जो एटम एसिडिक है उसी का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इसको समझते हैं। या आपका कुछ कंपाउंड दिए गए, इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इसको 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। जैसे फर्स्ट वाले कंपाउंड में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे HAHBHC लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे हैं फर्स्ट वाले कंपाउंड में। एक ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है जो sp2 नेचर का है, एक ये वाला डबल बॉन्ड से, एक ये हाइड्रोजन। 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, 3 डिफरेंट टाइप के। कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, वो हाइड्रोजन जो निकलने के बाद स्टेबल हो जाए, जो कार्बन आयन स्टेबल हो जाए। कोई ऐसा हाइड्रोजन दिख रहा है जो निकलने के बाद रेजोनेंस वगैरह आ जाए, हाँ, ये वाला हाइड्रोजन आपका एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा पहले वाले का। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो हाइड्रोजन ए इज एसिडिक, नॉट हाइड्रोजन बी एंड सी। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन बी और सी अगर आप निकालेंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा। हाइड्रोजन ए ज्यादा एसिडिक है तो हाइड्रोजन ए निकलेगा आपका। ठीक है, इस कंपाउंड में दो सिमेट्रिकल है, कोई भी हाइड्रोजन निकाल लो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंड कंपाउंड का जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो आप ऐसा लिखेंगे CH माइनस डबल बॉन्ड CH2, CH माइनस डबल बॉन्ड CH2। थर्ड कंपाउंड में बताइए एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, एसिडिक हाइड्रोजन किधर दिख रहा है आपको। हाँ, मिथाइल, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। देखिए हाइड्रोजन निकल गया तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। और फोर्थ कंपाउंड में बताइए एसिडिक हाइड्रोजन किधर है, ये तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों, अगर ये हाइड्रोजन निकला तो एरोमेटिक बन जाएगा, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। तो सभी स्टूडेंट को मुझे लग रहा है सबसे पहला काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना। एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो हाइड्रोजन निकलने के बाद प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर रेजोनेंस आ जाए, प्रोडक्ट एरोमेटिक हो जाए, ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक बोलते हैं। या फिर ऐसा हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। अब यहाँ पे बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इसका आपको बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नो डाउट फोर्थ होगा, क्योंकि फोर्थ में तो एरोमेटिक बन गया ना, उससे ज्यादा स्टेबल तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस आएगा थर्ड नंबर। यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट में भी रेजोनेंस हो रहा है, बट इन दोनों में से ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 6, बनाया था हमने, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ओनली 2। एक इधर होगा एक बार इधर आएगा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा। और अगर हम देखें सेकंड वाले में जो एनाइन है, क्या इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह दिख रहा है आपको, नहीं, मतलब सेकंड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो लीस्ट स्टेबल है,
तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी लीस्ट स्टेबल होगा। तो देखो इन सभी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमने क्या किया, सभी का कॉन्जुगेट बेस बना लिया। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है वो एसिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ रहा है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? बताइए। तो ये आपका Ka का ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब अगर देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp कार्बन की होती है, उसके बाद sp2 कार्बन, देन उसके बाद sp3 कार्बन की होती है। तो क्या मैं Ka के बारे में ऐसा लिख सकता हूं कि Ka जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो sp डीलोकलाइज्ड का सबसे ज्यादा होता है। डी का मतलब डीलोकलाइज्ड। Why 4 is 4 more stable than 3? 4 is more stable than 3 because of इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आया अरमान? फोर्थ का कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है, एरोमेटिक से ज्यादा तो कुछ भी स्टेबल नहीं होता ना। अनम्यूट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। बट इजंट इवन 3 अरे इतनी बार मैंने आपको बताया, क्यों नहीं समझते हो इस बात को? क्या ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? इसमें नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, बट क्या यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? आप इसको क्यों देख रहे हो? क्या पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है? एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड में जब ये हाइड्रोजन निकला तो आपका जो कंपाउंड बन रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, मतलब बहुत ही फास्ट डिलोकलाइजेशन होगा। एरोमेटिक रिंग के अंदर बहुत ही रैपिड डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन डांस करने लगते हैं अंदर, बहुत ही रैपिड डिलोकलाइजेशन। क्या यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा फास्ट डिलोकलाइज होगा या ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा फास्ट डिलोकलाइज होगा, तो ये तो रिंग के अंदर है ना, तो ये रिंग के अंदर है तो ज्यादा फास्ट डिलोकलाइज होगा। ये तो रिंग के बाहर है, मतलब ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये उतना फास्ट डिलोकलाइज नहीं होता है। तो इसको आप एरोमेटिक मत बोलिए, कई बार मैंने बताया है ये एरोमेटिक नहीं है। आप सिर्फ इसको क्यों देख रहे हो? हमें तो ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है या नहीं। आप देव क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके बताओ जल्दी से, क्या पूछ रहे हैं? तो सेकंड वाले में हाइड्रोजन क्यों निकला? हाइड्रोजन क्या हुआ? निकला क्यों? क्यों निकला मतलब सेकंड देखो वाले में। हाँ, इसमें मैंने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो कोई ना एक कोई भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसमें हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है और सब सिमेट्रिकल है, एक जैसे है, चाहे आप इसको निकालो या फिर इसको निकाल लो। तो एक तो कोई निकालोगे ना, तभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे। तो मैंने इस हाइड्रोजन को निकाले, आप इसको भी निकाल सकते हो, दोनों एक जैसे एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों एक जैसे हैं। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो हम देख रहे हैं कि किस कंपाउंड का हाइड्रोजन जल्दी निकल सकता है। तो इसमें भी निकाल के हाइड्रोजन देख लिया कि हाइड्रोजन निकलने के बाद ये कंपाउंड बना, अगर ये स्टेबल होगा तो जल्दी निकलेगा, अगर स्टेबल नहीं होगा तो उसके निकलने के चांसेस कम होंगे, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, उसके रिलीज होने की चांसेस कम होगी। बात समझ में आया? यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है वो आइडेंटिकल है, एक जैसे है, तो किसी एक को आप निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात हाँ अभी सर, क्लियर हो मतलब गया? नहीं निकला। अरे हाँ सर, निकलेगा, नहीं हाइड्रोजन तो निकलेगा ना, ये हाइड्रोजन निकलेगा बट चांसेस कम है, ऐसा बोलेंगे। हाइड्रोजन निकलेगा बट उसके निकला। चांसेस अदर से कम है, अदर जो कंपाउंड है उसमें जितना एसिडिक है, उसमें जितना फास्ट हाइड्रोजन निकलेगा उतना फास्ट नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं हम समझ लोग में आ सिर्फ कंपेयर करने के लिए बनाया है ना, ये सेकंड का हाइड्रोजन रहा? निकालना। हाँ, कंपेयर करने के लिए बनाया है, बिल्कुल कंपेयर करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो sp डीलोकलाइज सबसे ज्यादा होगा आपका, ठीक है। यहाँ से डी को मैं लिख दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट लिख दे रहा हूँ। sp डीलोकलाइज
मोस्ट एसिडिक होगा। देन इसके बाद आएगा आपका sp लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब वो नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में हो रहा है, और लोकलाइज्ड का मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। देन इसके बाद आएगा आपका sp2 डीलोकलाइज्ड। देन इसके बाद आएगा sp2 लोकलाइज्ड। sp2 लोकलाइज्ड। देन इसके बाद आता है आपका sp3। sp3 वाले आपका लीस्ट एसिडिक होते हैं। अच्छा, डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर ऐसा हो जाए NH2 CH2 CH3, ये नाइट्रोजन को बोलते हैं लोकलाइज्ड, क्योंकि ये एक ही एटम पे फिक्स है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और लोकलाइज्ड लोन पेयर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। डीलोकलाइज्ड का मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोकलाइज्ड का मतलब जो फिक्स होता है एक ही एटम पे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपको जो sp कार्बन से अटैच होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? sp वाले ज्यादा एसिडिक होंगे, फिर sp2, फिर sp3। और sp में भी जो डीलोकलाइड होगा पहले आएगा, लोकलाइड बाद में आएगा। sp2 में भी डीलोकलाइड पहले, लोकलाइड बाद में आएगा। sp में कैसे होगा डीलोकलाइजेशन? देखो sp में कैसे होगा। sp कार्बन में भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है ना, जैसे मान लिया अगर आप ऐसे कर, इस तरह से देखो आप, मतलब ये जो आपका नेगेटिव चार्जेस के जस्ट साइड वाला आइटम क्या है? sp है। तो इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है या नहीं? या फिर इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, C माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस तरह से आपका। ओके, अब इसका आयोडाइजेशन क्या है बताना मुझे। इस नेगेटिव चार्ज का आयोडाइजेशन क्या है बताना मुझे एक बार। एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, sp है, sp है या नहीं? ठीक है, क्या ये डीलोकलाइजेशन कर सकता है या नहीं? कर सकता है या नहीं डीलोकलाइजेशन, बताना मुझे। हो सकता है ना? बात समझ में आ रहा है? तो हाँ, क्या डीलोकलाइज को नहीं गिनते मतलब? हाँ, देखो डीलोकलाइज्ड को नहीं गिनते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं इसको जब एग्जांपल आएगा ना तो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी sp2 डीलोकलाइज्ड वाला समझ में आ रहा है आपको? sp2 डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो कार्बन है इसका आयोडाइजेशन बताना मुझे। यहाँ पे जो कार्बन इसका आयोडाइजेशन बताओ आप। यहाँ पे जो कार्बन इसका आयोडाइजेशन क्या है? sp2 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को तो लेंगे नहीं, नॉन पेयर को तो लेंगे नहीं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन है, मतलब sp2 है। तो sp2 कैसा है? ये sp2 डीलोकलाइज्ड है, राइट। और यहाँ पे जो sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, करेक्ट। ये भी sp2 है या नहीं? ये sp2 है या नहीं? मतलब लोन पेयर को काउंट मत करो आप। ये आपका कैसा है? लोन पेयर को काउंट नहीं किया, 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं ना, तो sp बन रहा है, ये sp होगा। sp2 में कौन सा होगा इसमें से जो लोकलाइज्ड है? उसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप। हाँ, ये तो आपका देखो यहाँ पे तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है नहीं, तो इसको भी काउंट करेंगे ना, तो sp2 हो गया, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है आपका sp2, बट ये कैसा है? लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये आपका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों में से मैंने किसको ज्यादा स्टेबल बोल दिया? इसको, क्योंकि ये sp2 डीलोकलाइज्ड है।
और ये लोकलाइज था, कहीं पे आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको लेस स्टेबल बोला। ये बात समझ में आ गया आपको, sp2 लोकलाइज और डीलोकलाइज। sp वाला एग्जांपल में, ये sp का जो बताया ना मैंने, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, आगे जब एग्जांपल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इसको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अभी sp2 वाला समझ में आ गया आपको। डीलोकलाइजेशन होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर इज एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है, के ए, मैंने आपको क्या बताया, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये मैंने आपको बताया था। बात समझ में आ रहा है? और कॉन्जुगेट बेस या फिर एनायन जो होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, एनायन ही है। और एनायन ज्यादा स्टेबल कब होता है, मैंने बताया था एनायन पे ज्यादा एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अनस्टेबल होता है। तो एनायन कब स्टेबलाइज होता है, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे -m या -I ग्रुप लगा हो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे +m वाले ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन या +I वाले ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 3 एसिड्स दिए हैं, एक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, उसके एनायन को स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो वो जल्दी से H+ लूज करके उस स्टेबल प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करेगा और ज्यादा एसिडिक होगा। तो Ka is directly proportional to stability of conjugate base। conjugate base स्टेबल कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा है तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, सपोज आपसे पूछा गया कि मिथेनॉल, इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल। so let us draw the conjugate base of all the compounds, ठीक है। तो इनका हमने conjugate base बना लिया, इसका जो conjugate base बनेगा इस तरह से बन जाएगा। मुझे बताना कि कौन से कंपाउंड का conjugate base ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर एक CH3, इधर 2 CH3, इधर 3 CH3 है, और CH3 क्या करता है, +I करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कम स्टेबल होगा, थर्ड वाला और भी कम स्टेबल होगा, फोर्थ वाला और भी कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ऑलरेडी इसमें खाना, स्टमक फुल है, पूरा खा चुका है, और इसको और ज्यादा इसको खाना खिला रहे, तो क्या ये स्टेबल सिचुएशन होगी, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या ये स्टेबल होगा, रिपल्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ लीस्ट स्टेबल है, तो फोर्थ लीस्ट स्टेबल मतलब ये H+ बिल्कुल नहीं, ये टर्शियरी ब्यूटेनॉल आउट ऑफ दिस 4 कंपाउंड्स, इसकी टेंडेंसी कम होगी H+ लूज करने की, क्योंकि अगर ये H+ लूज किया तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये H+ लूज करने की टेंडेंसी इसकी कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा इथेनॉल से, इथेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा आइसोप्रोपेनॉल से, आइसोप्रोपेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल से। क्लियर है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब पहले थोड़ा सा इजी देते हैं, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। CH3COOH और CH2NO2COH,
बताइए इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड और नाइट्रो एसिटिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? दिस इज नाइट्रो एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और नाइट्रो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं, रेजोनेंस तो दोनों में होगा, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर उसको क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बर्डन है इसके ऊपर, उसको कम करने में ये हेल्प करेगा नाइट्रो ग्रुप। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अपना माइनस आई दिखाएगा, और माइनस आई से उसके एक्सेस चार्ज के बर्डन को कम करेगा, और कम करेगा मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये जल्दी H प्लस लूज करेगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा। या फिर सिंपल सी बात है, जिस एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। बात समझ में आ गया? जिस एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इसमें एक माइनस आई ग्रुप लगा, इसमें 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, और ये माइनस आई ग्रुप कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे। तो more the electron withdrawing group, more the electron withdrawing group, more is the acidic strength। इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? फ्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? आज आपका लेक्चर कितने बजे तक है? 9:50। कल कॉलेज एग्जाम चल रहा है क्या? कॉलेज का एग्जाम चल रहा है आपका? अच्छा, ठीक है। बताइए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कितने बजे? कल एग्जाम कब है कल? बताइए कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है? 2 बजे। तो अभी जल्दी छोड़ना है आपको? जल्दी छोड़ना है क्या? मतलब जल्दी फ्री करना है क्या आपको? ठीक है, तो बताइए जल्दी से ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइए क्या ऑर्डर होगा? तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन को अंडरलाइन कर लेते हैं। ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन इधर, ये एसिडिक हाइड्रोजन इधर, ये एसिडिक हाइड्रोजन इधर, ये मतलब ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्या? नहीं, इससे ज्यादा एसिडिक। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो ज्यादा एसिडिक है सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। मतलब इस कंपाउंड, फर्स्ट वाले कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है, इसको या फिर इसको, दोनों की सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने इसको मान लिया, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार में तो एक ही निकलेगा ना, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार में कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, या तो ये या फिर ये, कोई आप मान सकते हो, लेफ्ट वाला भी मान सकते हो। इसमें ये निकलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखो ये भी एसिडिक है, ये जो कार्बन से आपका हाइड्रोजन लगा हुआ ना, ये भी एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में नाइट्रो ग्रुप लगा, बट इससे भी ज्यादा एसिडिक ही है। तो हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जो ज्यादा एसिडिक होता है, जो मैक्सिमम एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें ये वाला हाइड्रोजन।
तो इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बताइए जल्दी से। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ Ka एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ Ka एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए जल्दी बताइए। तो अब इन सब ये सभी ग्रुप क्या है, माइनस आई लगा रहे हैं ना, ये सभी ग्रुप माइनस आई लगा रहे हैं। माइनस आई का ऑर्डर याद है आपको, माइनस आई सबसे ज्यादा कौन करता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सबसे ज्यादा NH3 प्लस करता है। उसके बाद माइनस आई, उससे बाद न्यूट्रल में सबसे अच्छा माइनस आई कौन करता है, NO2। NO2 इज एक्सपर्ट इन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन होता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के बाद फ्लोरीन होता है। तो जो जितने ज्यादा, जिस कंपाउंड से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऑर्डर क्या होगा बताना, ऑर्डर क्या होगा, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा बताना, 2 के बाद 1 के बाद 4। समझ में आ गया सब स्टूडेंट को, बताना समझ में आ रहा है। मतलब हमने माइनस आई के बेसिस पे कंपेयर कर लिया। 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बताइए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। हाँ बताइए ऑर्डर क्या होगा इसमें। देखो यहाँ पे आपके लास्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, 2 माइनस आई वाले ग्रुप। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, इसमें तो उल्टा इफेक्ट लग रहा है। तो लीस्ट एसिडिक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। तो जिस जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे वो उतना ही ज्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ रहा है, 4 3 2 1 सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर, नेक्स्ट बताइए। हाँ इसमें देखो, यहाँ पे इधर बताना ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा। देखो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, अगर आपसे पूछा है कौन सा हाइड्रोजन, तो आप कुछ भी नहीं देख रहा, कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक का OH निकलेगा, इसमें कुछ भी सोचना ही नहीं है आपको, कार्बोक्सिलिक का ही हाइड्रोजन निकलेगा, ये बात तो पक्की है, ये बात पक्का है कि कार्बोक्सिलिक का ही हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस में होता है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन डिलोकलाइजेशन बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं 2 और 3 पे लगे हुए हैं। फर्स्ट वाले में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, 2 3 पे लगा। सेकंड वाले में जो ग्रुप लगा वो भी 2 3 पे लगा हुआ है। थर्ड वाले में जो ग्रुप लगा वो कितने पे लगा, 3 3 पे लगा हुआ है। फोर्थ वाले में जो ग्रुप लगा वो किस पे लगा, 2 2 पे लगा हुआ है। और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना नजदीक से विड्रॉ करेगा उतना ज्यादा विड्रॉ करेगा। बात समझ में आ रहा है, कहां से देखना है हमें डिस्टेंस, किधर से देखना है, कार्बोक्सिलिक से डिस्टेंस देखना है, तो कार्बोक्सिलिक वाला हाइड्रोजन निकालना है ना, तो कार्बोक्सिलिक से डिस्टेंस देखना है। तो अगर हम इसका नेगेटिव जब एनायन बनाएंगे तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, जब इन सबका एनायन बनाएंगे ना हम लोग, इन सबका एनायन बनेगा ना इस तरह से,
तो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? इनमें से कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें नजदीक से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ज्यादा नजदीक से किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है? 2 पे। इस CO माइनस के ज्यादा नजदीक है 4। 4 के बाद, 4 के बाद बता रहा, इसमें तो 3 3 है। 3 3 का मतलब सेकंड थर्ड वाला लास्ट में जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये आपका फर्स्ट पे आया, ये दूर है, तो ये लास्ट में गया आपका। ठीक है, अब इन दोनों में देखो तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी होती है ब्रोमीन से। मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो क्लोरीन ज्यादा नजदीक होना चाहिए। तो इसके बाद आएगा 1 नंबर, 1 के बाद 2 आएगा, 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 ये करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? इतनी बात समझ में आ रही है? बताना मुझे, आ गया सभी स्टूडेंट को? ठीक है, जो स्टूडेंट का कुछ अगर लेक्चर कुछ कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप देख लेना। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीक का आपको डाउट क्लास का मिल गया है टाइम टेबल? डाउट क्लास का टाइम टेबल मिल गया है? हाँ, तो डाउट क्लास में हम लोग, आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। आप देखो, रेजो सर ऐप से आप GOC2 का किसी ने डाउनलोड किया है क्या? GOC2 एक्सरसाइज बुक किसी ने डाउनलोड किया रेजो सर ऐप से GOC2? कोई एक स्टूडेंट डाउनलोड करके और ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा आपको। ठीक है, हार्ड कॉपी मिल गया GOC2 का सभी स्टूडेंट को? GOC2 का हार्ड कॉपी मिल गया है? हाँ, तो उसको सभी स्टूडेंट को नहीं, कुछ तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप प्रशांत सर से बताना। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर लिया था तो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम था कॉलेज लेक्चर का, तो आप बताते कि नहीं, मुझे कॉलेज लेक्चर का आप बताएंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपका कॉलेज का एग्जाम चल रहा है। तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइए कि सर कॉलेज का एग्जाम चल रहा है तो आप लेक्चर मत लीजिए। ठीक है, आप मुझसे बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता दो। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट। हाँ सर, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप?